नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम एडवोकेट स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक अड्डा में। आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसे इतिहास में प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है, यानी लगभग 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय। यह वह काल था जब भारत में राजनीतिक बिखराव तो था, लेकिन साथ ही साथ संस्कृति, धर्म और कला के क्षेत्र में गहरा विकास हुआ। इस काल के 3 प्रमुख वंश थे, राजपूत, पाल और राष्ट्रकूट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे परिचय, राजपूत वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। परिचय। भारत के प्रारंभिक मध्यकाल की यानी 8वीं से 12वीं सदी के बीच के उस दौर की जब भारत में 3 प्रमुख शक्तियाँ उभर कर आई, राजपूत, पाल और राष्ट्रकूट। राजपूत वंश। राजपूत यानी राजपुत्र इस समय के सबसे बहादुर योद्धाओं में माने जाते हैं। इनमें प्रमुख थे प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार वंश। प्रतिहार वंश ने 8वीं से 11वीं सदी तक उत्तर भारत में शासन किया। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक था मिहिर भोज, जिसने अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका। राजपूत संस्कृति में वीरता, सम्मान और धर्म की रक्षा सबसे ऊपर मानी जाती थी। इन्हीं मूल्यों के चलते उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया, चाहे वह महमूद गजनवी हो या मोहम्मद गोरी। प्रमुख राजपूत वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश 8वीं से 11वीं सदी तक। राजधानी क्या थी? कन्नौज। और उसका प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? मिहिर भोज। अरब आक्रमणों को रोका और एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा आता चौहान वंश। राजधानी अजमेर और दिल्ली थी। शासक था पृथ्वीराज चौहान। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी से युद्ध किया। परमार वंश आता है। राजधानी थी धार। प्रसिद्ध शासक हुए हैं भोजराज परमार, विद्वान शासक भी थे। फिर आता है सोलंकी वंश। पश्चिमी भारत, विशेष रूप से गुजरात में सक्रिय है। राजपूत समाज। राजपूतों ने जौहर, शक्ति पूजा और छात्र धर्म को अपनाया। यह काल मंदिरों के निर्माण, शौर्य गाथा और लोकगीतों के विकास का था। पाल वंश। अब चलते पूर्वी भारत यानी बंगाल और बिहार की ओर, जहाँ पाल वंश का उदय हुआ। पाल वंश की शुरुआत हुई गोपाल के शासन से, जिसे जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से चुना था। यह बात अपने आप में अनोखी है। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे धर्मपाल और देवपाल, जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया। पाल वंश बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था। इनके काल में महायान बौद्ध धर्म ने काफ़ी प्रगति की। स्थापना। शासन की शुरुआत गोपाल ने 8वीं सदी में की, जिसे जनता ने स्वयं राजा चुना। यह बात उस समय के लिए असामान्य थी और लोकतांत्रिक भावनाओं को दर्शाती है। प्रमुख शासक हुए धर्मपाल। उसने कन्नौज पर अधिकार जमाया और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दूसरा हुआ देवपाल। साम्राज्यों को असम और ओडिशा तक फैलाया। नालंदा विश्वविद्यालयों को संरक्षण। संस्कृति व धर्म। पाल शासक महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध शिक्षा, कला और तंत्र परंपरा को संरक्षण मिला। इस युग की मूर्तिकला और बौद्ध विहार आज भी बौद्ध धर्म की धरोहर है। राष्ट्रकूट वंश। अब चलते हैं दक्षिण और पश्चिम भारत की ओर, जहाँ राष्ट्रकूट वंश का प्रभाव था। इस वंश की शुरुआत हुई दंतीदुर्ग से, लेकिन इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद तृतीय और अमोघवर्ष। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेत। इन्होंने उत्तरी भारत के प्रतिहार और पूर्वी भारत के पालों से बार बार टक्कर ली। इसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। राष्ट्रकूट कला का सबसे बड़ा उदाहरण है एलोरा की कैलाश मंदिर, जो एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया था। यह भारतीय स्थापत्य कला का चमत्कार माना जाता है। प्रारंभिक शासक। दंतीदुर्ग ने 8वीं सदी में चालुक्यों को हराकर इस वंश की नींव रखी। प्रमुख शासक हुए गोविंद तृतीय। उत्तरी भारत के कई राजाओं को हराया और एक समय पर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना। अमोघवर्ष प्रथम एक धर्मनिष्ठ और विद्वान शासक। उसने कविराज मार्ग नामक संस्कृत और कन्नड़ साहित्य की रचना करवाई। कला और स्थापत्य। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। यह मंदिर एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया था। स्थापत्य और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। यह राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता को भी दर्शाता है। मंदिरों में हिंदू धर्म, जैन कलाकृतियाँ मिलती हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय तक 3 संघर्ष चला। मतलब क्या? 3 वंश हुए, प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। किसको लेकर? कन्नौज पर अधिकार को लेकर के। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, जो पूरे उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करता है। निष्कर्ष। दोस्तों, प्रारंभिक मध्यकाल का इतिहास सिर्फ युद्धों का इतिहास नहीं था, बल्कि यह धर्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा और संस्कृति के अभूतपूर्व विरासत का समय था। राजपूतों ने वीरता और आत्मसम्मान की गाथाएं लिखी।
पालों ने बौद्ध ज्ञान परंपरा को अंतिम ऊंचाई तक पहुंचाया और राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत को स्थापत्य और साहित्य का धनी बनाया। यह वह समय था जब भारत ने न सिर्फ आक्रमणों का सामना किया बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी नई ऊंचाइयों को छुआ। राजपूतों की वीरता, पालों की बौद्धिकता और राष्ट्रकूटों की स्थापत्य कला, तीनों ने मिलकर भारत की विविधता और समृद्ध विरासत को आकार दिया। तो दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक सफ़र में। धन्यवाद।